हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विस्तरण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए क्लास से। आप लोग कैसे होंगे? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम सुबह से इकोनॉमिक एक नए क्लास में आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे महारत कंपनियों से। तो कुछ महारत कंपनियों के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद आज हम जीएसटी के बारे में आज तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे महारत कंपनियों की, और सबसे पहले देखेंगे सभी महारत कंपनियों के बारे में देखेंगे और उनकी स्थापना के बारे में देखेंगे। तो ये यहाँ पर इसमें कुछ पुराना डाटा है, इसमें केवल 12 के बारे में चर्चा की गई, लेकिन आप लोग जैसा जानते हैं कि इस समय महारत कंपनियों की संख्या 14 हो गई है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नेशनल थर्मल पावर। जी हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC 1975 नई दिल्ली में। जी हाँ, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि नेशनल थर्मल पावर जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में हुई नई दिल्ली में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। और यह जो NTPC ही कहलाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जी हाँ, तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे तीसरा हमारे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना 1974 में हुई, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो 1975 में स्थापित है कोलकाता में। तो यहाँ देख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड और NTPC दोनों की स्थापना वर्ष एक ही है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL की बात करेंगे तो 1959 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना की बात करें तो 1984 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में की गई थी। अभी इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि ONGC का जो मुख्यालय है देहरादून में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ केवल ONGC का, और बाकी आप देख सकते हैं कि ONGC और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जी हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL जो है 1974 में स्थापित हुआ और मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेल और HPCL का जो है स्थापना वर्ष एक ही है, 1974 और 1974। और यहाँ पर हमने देख लिया था कि NTPC और कोल इंडिया लिमिटेड का जो है एक ही स्थापना दिवस था। अगला देखेंगे भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की स्थापना 1977 में। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है 1989 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना मुख्यालय जो है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि 11वीं महारत्न कंपनी PEC जो है 1986 में स्थापित हुआ नई दिल्ली में। ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC जो है 1969 में स्थापित हुआ था और नई दिल्ली में यह है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने इसे देख लिया। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ जानते हैं कि इस समय 14 कुल टोटल 14 महारत्न कंपनियाँ हो गई हैं। तो 13वीं की बात करेंगे तो 13वीं जो हमारी महारत कंपनी है, तो आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13वीं जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड है। जी हाँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये 13वीं महारत्न कंपनी है। इसे आप लोग याद रखेंगे। और 14वीं जो हमारी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो यहाँ हमने देख लिया कि 13वीं जो है हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड OIC है, OIL है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और जो 14वीं है ये हमारा हिंदुस्तान HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थानों के स्थापना वर्ष से बात करेंगे। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी मिलान में पूछ लिए जाते हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI जो है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यहाँ पर हम आपको वही डिस्कस करा लें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप केवल बस इंपॉर्टेंट चाहिए, ये सब स्ट्रेटेजी GK के पोर्शन में पूछा जाता है। कई बार हमारे एग्जाम में आता भी है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI की स्थापना 1948 में। भारतीय औद्योगिक साख निवेश निगम लिमिटेड ICICI की स्थापना 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1964 में। भारतीय इकाई प्रन्यास UTI की स्थापना 1964 में। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI की स्थापना 1971 में हुई। राष्ट्रीय आवास बैंक NSB की स्थापना 1988 में। और भारतीय लघु विकास बैंक SIDBI की स्थापना जो है 1990 में हुई। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने भारत के प्रमुख वित्त संस्थानों की स्थापना वर्ष के बारे में देख लिया। अब हम चलेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले देखेंगे कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम FERA जो है 1973 में 1 जनवरी 1974 को इसे लागू किया गया। तो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जो है हमारा 1973 में आया और इसे 1 जनवरी 1974 से लागू किया गया है। अगला देखेंगे कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA जो है 1999 में लागू किया आया था और 1 जून 2000 से इसे लागू किया गया। तो FEMA जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित है। यह एक्ट जो है 1999 में आया था और 1 जून 2000 से इसे लागू किया गया था। अगला देखेंगे
कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की पहली नीति 1 अप्रैल 2000 से लागू हुई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। और भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन, जी हाँ, EPZ जो है 1965 में गुजरात के कांडाला में स्थापित किया गया था। जी हाँ, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? 1965 में गुजरात के कांडाला में। अगला देखेंगे कि औद्योगिक नीति 1991 द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा देश में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर 2016-17 के बजट के योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, इसके बारे में देखा। अब यहाँ पर हम GST के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, GST के बारे में थोड़ा ये जान लेते हैं। तो GST जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उसका पूरा नाम वस्तु एवं सेवा कर है। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जी हाँ, इसे लागू कब किया गया? तो इसे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया था। जी हाँ, 101वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा लागू किया गया था विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, और इसके लागू की तिथि जो है 1 जुलाई 2017 से इसे लागू की गई थी। जी हाँ, 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था, और 101वां संविधान संशोधन 2016 में से लाया गया था, और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है एक देश एक कर प्रणाली लागू करना, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, और एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, और इसे विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे GST से संबंधित कुछ तथ्य थे। अब हम चलिए देखते हैं GST में शामिल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के बारे में देखेंगे। तो राज्य सरकार के जो कर हैं इसमें राज्य वैट, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए पर कर, वस्तुओं सेवाओं आपूर्तियों, राज्य सरकार उपकर और अधिभार, विज्ञापन पर कर और क्रय कर। तो ये सब हमारे राज्य सरकार के कर हैं जो कि GST में से संबंधित हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे भी गए हैं। केंद्र सरकार के कर के बारे की बात करेंगे तो यहाँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, सीमा शुल्क है, वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर एवं अधिभार जो है ये केंद्र सरकार के कर होते हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर और अधिभार जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब हम GST परिषद की बात करेंगे। तो GST परिषद की बात करेंगे तो सबसे पहले पूछा जाता है कि GST परिषद किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 279A में, यहाँ 279 A में यह उल्लिखित है GST परिषद। इसके तहत इसका एक अध्यक्ष होगा जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, उपाध्यक्ष होंगे जो राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच में से निर्वाचित होगा। सदस्यों की बात करें तो केंद्र राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। गणपूर्ति की बात करें तो कुल सदस्यों का 50% इसमें जो है होंगे। और वोटिंग पावर की बात करें तो केंद्र सरकार के पास 1/3 और राज्य सरकार के पास 2/3 बहुमत से इसे वोटिंग पावर किया जाएगा, और निर्णय जो है 3/4 के बहुमत से दिया जाएगा। तो ये हमारी GST परिषद 279 में उल्लिखित है। तो इतना चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार हमारे एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, उपाध्यक्ष जो है राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों में से निर्वाचित होगा। सदस्यों की बात करें तो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके जो वित्त मंत्री होंगे। और गणपूर्ति जो है कुल सदस्यों का 50%। वोटिंग पावर में केंद्र सरकार के पास 1/3 और राज्य सरकार के पास से 2/3 लोग इसका वोटिंग पावर रखते हैं, और निर्णय जो है 3/4 के बहुमत से दिया जाएगा, जिसे आप लोग याद रखेंगे। GST के दरों की बात करें तो GST दरें जो है यहाँ पर 5 प्रकार की होती हैं। 5%, पहले 0%, फिर 5%, फिर 12, फिर 18, फिर 28, ये 5 प्रकार की परसेंट थी, लेकिन इस समय जो है कुछ में चेंजिंग किया गया है। अब केवल 12% और जो है 5% दरें जो हैं लागू की गई हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम बैट के बारे में देखेंगे, जो है पहले लागू था। तो यह वैल्यू एडेड टैक्स इसे कहा जाता है, बैट मूल्यवर्धित कर इसे कहा जाता है। इसका पूरा नाम सिफारिश जो है चलैया समिति 1991 के द्वारा इसे लागू किया गया था। इसका शुभारंभ जो 1 अप्रैल 2005 को किया गया था, और इसका लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा था, जो कि 1 अप्रैल 2003 से इसने लागू किया था। कर का प्रकार यह प्रत्यक्ष कर लागू करने वाला अंतिम राज्य जो है उत्तर प्रदेश था। 1 जनवरी 2008 में इसने लागू किया है। तो बैट को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश था, जिसने 1 जनवरी 2008 में लागू किया था। और पहला राज्य की बात करें तो हरियाणा था, 1 अप्रैल 2003 से, और यह का प्रत्यक्ष कर होता था, और इसमें जो है चलैया समिति 1991 के द्वारा इसे लाया गया था। अब यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे रेपो रेट और बैंक रेट आज के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहाँ से हमारे एग्जाम में सवाल 100% बनते हैं। तो आइए थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक दर की बात करेंगे। जी हाँ, बैंक दर किसे कहते हैं? तो वह ब्याज दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि दीर्घकालीन शब्द जो है आपको याद रखना है कि वह ब्याज दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए अगर वह ऋण दे रहा है तो इसे हम बैंक दर कहते हैं।
तो आरबीआई अगर छोटे छोटे बैंकों को, जैसे जितने भी बैंक हैं, अगर उनको लंबे समय के लिए ऋण दे रहा है तो वहाँ पर जो है बैंक दर इसे कहा जाएगा। फिर हम रेपो रेट की बात करेंगे। तो रेपो रेट किसे कहते हैं? तो रेपो रेट वह दर होता है जिसमें आरबीआई जो है अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। तो यहाँ बैंक दर में हमने देखा दीर्घकालीन, और यहाँ पर अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए जो है ऋण देता है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अगला देखेंगे रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि बैंक दर में जो है बैंक दे रहा था, रेपो रेट में भी दे रहा था, लेकिन यहाँ रिवर्स में जो है अब वापस आ रहा है। तो वापस आने से यहाँ पर आपको लेना है। तो यहाँ पर क्या होता है, बैंक जो है आरबीआई जो है अन्य बैंकों से ऋण लेता है, तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उसे आप लोग याद रखेंगे। मतलब जिस ब्याज दर के साथ वह अन्य बैंकों से लोन लेता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब हम सीआरआर की बात करेंगे। जी हाँ, कैश रिजर्व रेशियो की बात करेंगे, नगद आरसी अनुपात। तो यह बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है, इसे ही सीआरआर कहते हैं। जिससे क्या होता है, कोई भी बैंक अगर मान लें 10 लाख तक का उसकी अगर पूंजी है तो उसका कुछ हिस्सा उसे मतलब एक्स्ट्रा आरबीआई के पास रखना होता है, ताकि जहाँ से बैंक अगर भाग जाए या कहीं चली जाए, मतलब दिवालिया हो जाए, तो उसी पैसे से कुछ लोगों को मतलब मदद की जा सके, मतलब कुछ लोगों का पैसा लौटाया जा सके। तो इन्हीं सब मद्देनजर रखते हुए कुछ मतलब बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग जो आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है, इसे हम सीआरआर कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे एसएलआर कहते हैं। जी हाँ, एसएलआर की बात करेंगे तो एसएलआर किसे कहते हैं? तो बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित भाग अपने पास सदैव जमा कोष के रूप में रखना पड़ता है, इसे ही एसएलआर कहते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि सीआरआर में क्या था कि कुछ भाग जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और कुछ भाग ऐसा होता है कि बैंकों को खुद अपने पास जमा रखना पड़ता है। मतलब उससे ज़्यादा अगर उससे कम अगर उनके जमा कोष में अगर दिख गया तो मतलब उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो मतलब कुछ पैसा ऐसा रहता है कि उन्हें अपने रिजर्व में रखना होता है। तो यहाँ पर हम वैधानिक तरलता अनुपात जो है उसी के रूप में देखते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पर चर्चा कर लिए रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और नगद आरसी अनुपात और एसएलआर के बारे में देख लिया, आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे। अब हम चलते हैं बैंकिंग के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भारत में स्थापित प्रथम बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। जी हाँ, भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। प्रेसिडेंसी बैंक की बात करेंगे तो बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में, और बैंक ऑफ बॉम्बे जो है 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 में, और वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जी हाँ, 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक बैंक जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास के 1843 में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक के नाम से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन था? तो अवध कमर्शियल बैंक था, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो पहला बैंक की बात करें यहाँ तो भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक 1921 में, फिर इंपीरियल बैंक को हम 1955 में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। और भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कब स्थापित हुआ? अवध कमर्शियल बैंक जो है 1881 में स्थापित हुआ था। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कब स्थापित हुआ? तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी जिसे कहते हैं, जी हाँ, 1894 में स्थापित हुआ था, तो इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम आरबीआई की बात करेंगे। तो आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक कहलाता है। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया था। भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा की गई थी, और इसका मुख्यालय जो मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। और म्यांमार बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में इसने कार्य किया है मार्च 1947 तक। जी हाँ, बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में इसने कार्य किया है मार्च 1947 तक, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया इसने, और 30 जून 1948 तक। जी हाँ, तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है कि म्यांमार और पाकिस्तान के बैंक के रूप में भी इसने कार्य किया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख थे। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में इस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है, इसे आप लोग बताइए। तो इस समय संजय मल्होत्रा जी हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं। प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो ओस्मान स्मिथ थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर जो है सीडी देशमुख थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
अगला हम लोग देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिसे आप लोग याद रखेंगे कि पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बंधन बैंक की स्थापना जो है 2001 में की गई। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। भारतीय महिला बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। SBI में इसका विलय 1 अप्रैल 2017 को कर लिया गया था। इसका भारतीय महिला बैंक का, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे बैंकों विलय की बात करेंगे तो कुछ बैंकों के विलय के बारे में देखेंगे। तो 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक का विलय कर दिया गया। फिर 1 अप्रैल 1917 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक जो है, इन सबका विलय जो हमारा भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। तो यहाँ हमने देख लिया कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक का जो है भारतीय स्टेट बैंक में विलय 1 अप्रैल 2019 को कर दिया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को जो है विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 2019 को कब किया गया? विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में तथा आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक का जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मार्जिनेशन कर दिया गया। तो यहाँ हमने देख लिया कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल, यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल में, सिंडिकेट का केनरा में, इलाहाबाद का इंडियन बैंक में तथा आंध्रा और कॉर्पोरेशन का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है विलय कर दिया गया था। कब किया गया? 1 अप्रैल 2020 को। और 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक का देना बैंक में तथा 1 अप्रैल 2017 को जो है यहाँ पर 5 बैंकों का विलय किया गया था स्टेट बैंक में। जिसे आप लोग याद रखेंगे। और 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल में किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो लगभग 12 है। इसे आप लोग याद रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा बैंक की बात करेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक है यहाँ। और प्राइवेट बैंक की बात करेंगे तो HDFC है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र बैंक जो है HDFC है। इसे आप लोग याद रखेंगे। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। यह भी हमारे एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और विदेशी लंदन शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया। अब हम आइए भारत के प्रमुख बैंक और उनके स्थापना वर्ष के बारे में देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, पंजाब नेशनल बैंक PNB की स्थापना 1894 को, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को, इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में, यूको बैंक की स्थापना 1943 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आयात निर्यात बैंक जो है एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में, राष्ट्रीय आवास बैंक जो है 9 जुलाई 1988 में, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1994 में की गई और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है 1994 में और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई। तो इस तरह आप लोग कुछ बैंकों की स्थापना से संबंधित सवाल थे, इसे आप लोग याद रखेंगे और इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और बाकी की जो है उसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपसे क्लास आप लोगों को कैसे लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले क्लास में हम राजकोषीय नीति और महत्वपूर्ण बजट के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। जो स्टैटिक जीके पॉइंट है गरीबी आज के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।